हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 के अंतर्गत आज पार्ट 15 लेकर हाजिर हैं, जिसमें भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर प्रश्न हैं, इनको हम पढ़ेंगे, जिसमें भारत और विश्व दोनों के भूगोल के प्रश्न समाहित हैं। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं अपने प्रश्नों को। सबसे पहले देखते हैं, पहला ही प्रश्न देखते हैं क्या है कि भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। जो भारत देश हमारा है वह क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल उसका विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आपको ये डेटा याद रखना है, क्योंकि एज इट डेटा पूछा जाता है। कितना है, 32,87,263। आप नहीं याद रख सकते ऐसे, तो याद रखिए 32,87,263 है वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल सतह का कितना है, 2.4% है। ये दोनों डेटा आपसे पूछे जाते हैं, परसेंट में भी और एरिया में भी। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करते हैं, यानी कि विश्व की जो पूरी जनसंख्या, पूरी पॉपुलेशन है, उसमें से कितनी परसेंट पॉपुलेशन जो है भारत में निवास करती है। तो 17% पॉपुलेशन जो है भारत में निवास करती है। प्रश्न छोटे दिख रहे हैं, इसका आंसर क्या है, छोटा दिख रहा है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं, कि भारत के स्थलीय सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं। भारत देश जो है दो स्थल और जल, दो उससे सीमा अपना बाउंड्री को क्या करता है, शेयर करता है। तो स्थलीय वाले में कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बर्मा और भूटान है। बर्मा को हम आज के वर्तमान समय में क्या जानते हैं, म्यांमार के नाम से। क्या कहते हैं, बर्मा को हम म्यांमार कहते हैं, म्यांमार के नाम से है आज, ये हमारा नेबर है। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या बर्मा और फिर भूटान, ये हमारे क्या हैं, स्थलीय सीमा से लगने वाले देश, हमारे पड़ोसी हैं। बट अगर जलीय की बात करें, अगर जलीय की बात की जाए तो कौन कौन से हैं, श्रीलंका, और कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है मालदीव, जो जलीय सीमा साझा करते हैं भारत से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखते हैं कि अगला प्रश्न है, भारत की जलीय सीमा किन देशों से मिलती है। अब देखिए आ ही गया प्रश्न कि भारत की जलीय सीमा किन देशों से लगती है। तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, ये हमारे भारत की जलीय सीमा लगती है। मालदीव और श्रीलंका है, बांग्लादेश जो कि बे ऑफ बंगाल लगता है, म्यांमार बे ऑफ बंगाल की तरफ है, और पाकिस्तान कहाँ पे है, अरब सागर की तरफ है। अब देखते हैं कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आइए देखते हैं कर्क रेखा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, या भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर नंबर में पूछे तो भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य याद रखना है आपको, नंबर भी। अब देखते हैं कौन कौन से राज्य है, तो कौन कौन से हैं, राजस्थान सबसे पहले आता है, फर्स्ट पे आता है क्या, गुजरात। गुजरात के बाद से हम लोग आते हैं कहाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और फिर हम मिज़ोरम आते हैं। तो पूर्वोत्तर के अगर याद रखना है तो पूर्वोत्तर के देखिए 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और मिज़ोरम। बाकी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य हमारे हैं, जो कर्क रेखा से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं कर्क रेखा से। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है। मेन लैंड से पूछ रहा है, ये मुख्य भूमि से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, तो मुख्य भूमि मेन लैंड से। एक होता है भारत की दक्षिणी सीमा, दक्षिणी बिंदु कौन सी है, तो वो हमारा इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, वो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है, ये रहेगा आधा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है, लेकिन ये मेनलैंड से पूछा है, जो कि कौन सी है, कन्याकुमारी है मेनलैंड वाला। 8.4 डिग्री का क्या है ये, तो यह है कन्याकुमारी।
जो कि मुख्य भूमि से है, मेन लैंड से है। लेकिन अगर इस तरह पूछे कि भारत की दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। बट मेन लैंड मुख्य भूमि से पूछे तो 8.4 डिग्री, और ये कन्याकुमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्या है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो भारत का मानक समय हमने कहाँ से लिया है, इलाहाबाद के नैनी से। कहाँ से लिया है हमने, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से हमने भारत का मानक समय लिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। भूमध्य रेखा से जो है भारत की दक्षिणी छोर है, उसकी दूरी कितनी है। भारत की दक्षिणी छोर हमने क्या बताया, इंदिरा पॉइंट को क्या बताया है, तो ये है भारत की दक्षिणी बिंदु है, ये इंदिरा पॉइंट है, जो कि 876 किलोमीटर दूर है। बट याद रखिएगा मेनलैंड की मुख्य भूमि का पूछे तो 8.4 डिग्री, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे इसी क्रम में। हाँ, अगला प्रश्न क्या है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। यानी कि भारत की जो है स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। कितना है, 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। आपको ये डेटा याद रखना है, स्थलीय सीमा की कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्या है, कोंकण तट कहाँ से यहाँ तक स्थित है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक स्थित है, कहाँ से रहेगा ये, कहाँ से कहाँ तक है कोंकण तट। कोंकण तट की बात करें तो गोवा से दमन तक है। कहाँ से है कोंकण तट, तो ये गोवा से लेकर के दमन तक है। एक बार मैं आपको मैप बनाकर, हल्का फुल्का मैप बनाकर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये क्या है हमारा, बस एक ये पश्चिमी वेस्टर्न घाट मैंने बनाया है। कौन सा बनाया है, तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी घाट बनाया है। क्या बनाया है, पश्चिमी घाट बनाया है। अब ये क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया राजस्थान वाला एरिया, ये हो गया गुजरात, और यहाँ पे क्या आता है, ये गुजरात के बाद से क्या है, महाराष्ट्र आ जाएगा हमारा। महाराष्ट्र के बाद से यहाँ पे छोटू सा गोवा, ये क्या हो जाएगा, MH हो जाएगा, MH गुजरात। और ये क्या हो जाएगा, छोटू सा हमारा गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, कर्नाटक। और ये हो जाएगा पूरा यहाँ से केरला वाला। क्या है ये केरला वाला है, केरला है, ये क्या है, केरला है। तो देखते हैं, अब समझने का प्रयास करते हैं कि कोंकण तट की बात कर रहे थे, ये कहाँ से, गोवा से लेकर के दमन तक। यानी कि गोवा यहाँ पे है और ये दमन कहाँ पे है, तो यहाँ पे दमन पड़ता है, यहाँ पे जलीय क्षेत्र में है ये। तो यहाँ से यानी कि गोवा से लेकर के यहाँ तक ये कोंकण क्षेत्र कहलाता है, दमन तक। एक द्वीप है दमन और दीव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। यानी कि पृथ्वी का जो हमारा लिथोस्फीयर है, इस क्रस्ट का कितना % भाग जो है रेगिस्तान है, तो 5वां हिस्सा। कितना है, 5वां हिस्सा जो है रेगिस्तान के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल है। यानी कि विश्व का सबसे शुष्क पूछा है कि सबसे शुष्कतम स्थल कौन सा, मरुस्थल कौन सा है। तो हमने आपको सारे मरुस्थल जो है अपने लेक्चर में कवर कर रखा है। अगर आपने आज तक नहीं देखा है उसको तो एक बार जाकर ज़रूर देखें, आपको सारे मरुस्थल से संबंधित सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने उसमें बताया है अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, तो यह चिली में है, और यह कैसा है, शुष्क मरुस्थल है। यानी कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है अटाकामा, जो कि चिली में अवस्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। किससे हम बादल और दिशा की जो डायरेक्शंस हैं, क्लाउड्स हैं, उनकी हम दिशा को और गति को किस यंत्र से मापते हैं, उसे हम नेफोस्कोप कहते हैं। याद रखिएगा, पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है नेफोस्कोप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नेफोस्कोप पूछा गया है। आगे देखते हैं ये क्या है, ओपिसोमीटर। यानी कि ओपिसो नहीं, ओपीडोमीटर होगा ये। और ये क्या मापने का काम आता है, ओपीडोमीटर, तो दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं हम, दूरी मापते हैं। आगे अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जब हाई टेम्परेचर मापना हो, उच्च तापमान, तो हम कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का। किसका, पायरोमीटर का हम प्रयोग करते हैं उच्च तापमान के लिए। नेक्स्ट है मानचित्र में वे रेखाएं जहाँ समदाब हो क्या कहलाती हैं। जहाँ पे दाब कैसा हो, सम हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे समदाब रेखाएं, या फिर अंग्रेजी में आइसोबार लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, आइसोबार लिखा रहता है। समदाब रेखाएं या फिर आइसोबार, उसे हम क्या कहते हैं, तो समदाब रेखाएं कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग करते हैं हम। यानी कि मानचित्र में हम वर्षा का वितरण, यानी कि वर्षा को दिखाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग करते हैं, तो एक चीज़ है आइसोहाइट है।
अब इसको हमेशा याद कैसे रखें कि समदाब यानी कि आइसोबार, आइसोहाइट, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या कैसे याद रखें कि वर्षा और समदाब के लिए क्या होगा? तो समदाब के लिए समदाब रेखाएं हिंदी में ठीक है, लेकिन आइसोबार आप याद रखिएगा। अंग्रेजी में वर्षा के मापन के लिए हम क्या? आइसोहाइट। तो भाई बारिश क्या होती है? ये देखिए, मान लीजिए क्लाउड्स हो गए हमारे, ये क्या हो गए? क्लाउड्स हो गए। और यहाँ से ये क्या हो रही है? रेनिंग हो रही है, ये वर्षा हो रही है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। देखिए बारिश होने लगा। तो वर्षा यानी कि बारिश हो रहा है, और इसको मापने के लिए तो बारिश कहाँ से होती है? हाइट से ही तो होती है। यहाँ पे हाइट है ना, कितना हाइट है, बादल कितनी हाइट पे, ऊंचाई पे है, तो हाइट से बारिश हो रही है। तो बारिश को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? किस उपकरण का? तो आइसो हाइट, यानी कि बारिश हमेशा हाइट से होती है, तो इसको मापने के लिए हम आइसो हाइट का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो अधिकतम दूरी पूछा है, यानी कि क्या है? ये अपसौर है। क्या है इसे? अधिकतम दूरी को हम क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और कब ये अपसौर होता है? 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को ये अपसौर वाली घटना होती है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी अधिकतम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? ओलंपस यानी कि ओलंपिस मोन्स, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? यह ज्वालामुखी ओलंपिस मोन्स। तो यह मंगल, मार्स ग्रह पे। इसे हम क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं। इसे मंगल को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। और एक और प्रश्न बनता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? एस्टेरॉयड, इन्हें अंग्रेजी में एस्टेरॉयड कहते हैं और हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये मंगल और बृहस्पति के बीच ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी कि ये सन है, मान लीजिए ये क्या है? हमारा सन हो गया। और इस सन का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लग रहा है? यहाँ से सूर्य के प्रकाश को कितना टाइम लग जा रहा है पृथ्वी तक आने में? तो 8 मिनट 3 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 3 सेकेंड का, 8 मिनट 3 सेकंड का टाइम लग जा रहा है। 8 मिनट और 3 से, ये मिनट है और सेकंड है, 8 मिनट 3 सेकंड का टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने के लिए। आगे देखते हैं। नॉर्वे में अर्ध है, क्या है? अर्धरात्रि रहेगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के सूर्य कब दिखाई देता है? किस समय दिखाई देता है? किस दिन दिखाई देता है नॉर्वे में? पहला प्रश्न बनता है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में दिखाई देता है। किस दिन दिखाई देता है? 21 जून के दिन। किस दिन? 21 जून के दिन जो है नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है, यानी कि बीच मिड नाइट में सन को दिखाई देना। अब क्या है? भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो हमारे उत्तर में कौन है? चीन है, नेपाल है और भूटान है। कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में देखिए, मैं एक वैसे छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करती हूँ भारत का। ये हमारा क्या हो गया? पश्चिमी घाट। ये क्या, सॉरी, ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हमारा हो गया पूर्वी घाट। हमने घाट बना लिए। अब चलते हैं इधर। ये हो गया राजस्थान, पंजाब वाला एरिया है। पर चलते हैं तो जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर हो गया और ये हमारा लद्दाख और ये हिमाचल प्रदेश और ये पूर्वोत्तर हो गया। पूरा हमारा क्या है? ये पूर्वोत्तर है। अब समझने का प्रयास करते हैं। मैप उतना सही नहीं बनाया, फिर भी समझने का हम प्रयास करते हैं कि क्या है कि भारत के उत्तर में अब हमारा क्या हो गया? यहाँ पे टाइम जोन क्या? अब देखिए, ये क्या हो गया? उत्तर, नॉर्थ हो गया। और ये हो गया दक्षिण हो गया। और ये क्या हो गया? पूरब हो गया। और ये वेस्ट यानी कि पश्चिम हो गया। अब देखिए, अब भारत के उत्तर में पूछा है, उत्तर में ऊपर ही तो है। यहाँ पे इधर चीन है, यहाँ पे क्या है हमारा? तो यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे क्या है? चाइना है। और भूटान कहाँ पे है? तो यहाँ पे भूटान है। यहाँ पे भूटान, सिक्किम अरुणाचल की गोद में बैठा हुआ है ये भूटान। तो हमारे उत्तर में क्या हुआ? चीन, नेपाल और भूटान। आगे देखते हैं कि भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो अब भारत के दक्षिण पूर्व की बात कर रहा। अब देखिए यहाँ पे ये मैप बनाने से कितना आसानी हो गया। टाइम जोन देखिए डिसाइड करने में आसानी हो गया हमें कि भारत के दक्षिण पूर्व में, यहाँ पे एक बार और बना के दिखाती हूँ मैं। ये क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया। ठीक है, वेस्ट है। अब देखिए बात किसकी कह रहा है ये? तो ये बात कह रहा है कि साउथ ईस्ट की। किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है, साउथ ईस्ट, इस जोन की बात कर रहा है, साउथ ईस्ट की बात कर रहा है ये प्रश्न में कि दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है?
तो कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। ये पूरा क्या है? बे ऑफ बंगाल है। और ये पूरा क्या है? अरेबियन सी है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के अगर दक्षिण, ये दक्षिण है और यहीं दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब आगे देखते हैं, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? सेचुरा मरुभूमि यानी कि सेचुरा मरुस्थल कहाँ पे है, किस देश में है? तो यह पेरू देश में है। पेरू देश में है सेचुरा मरुस्थल। और सारे मरुस्थल, अगर जिसने अभी तक मरुस्थल वाला लेक्चर नहीं देखा है, एक बार देख लीजिए। सारे मरुस्थल से संबंधित आपके प्रश्न और सारे डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? थार मरुस्थल किस देश में है? तो भारत में है। भारत के साथ साथ नल्ले पाकिस्तान में भी है थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्या है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, मैंने ऊपर इस प्रश्न को अभी करवाया है कि सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा? ड्राइएस्ट मरुस्थल तो अटाकामा है। कहाँ पे है? चिली में है अटाकामा मरुस्थल। कहाँ पे है? तो चिली में है अटाकामा मरुस्थल। ये सबसे शुष्क है, ड्राइएस्ट है। अब आगे देखते हैं कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप, जहाँ पे एक भी मरुस्थल है ही नहीं, तो यूरोप मरुस्थल। यूरोप जो है मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है जहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है यूरोप में। नेक्स्ट क्या है? पनामा नहर, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये लोअर से लेकर के हायर पीसेस तक जितने एग्जाम होते हैं हायर के और लोअर, सब में ये पूछा गया है प्रश्न कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। हमेशा हमेशा क्या आर्कटिक दे देता है कन्फ्यूज़न के लिए। ऑप्शंस में आपके प्रशांत आर्कटिक भी रहेगा और प्रशांत अटलांटिक भी रहेगा, ठीक है? तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ती है कौन? ये पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको? तो प से प्रशांत है, प से पनामा है। राइमिंग कर लीजिए कि पनामा किसको? भाई पनामा प्रशांत यानी कि शांत और अटलांटिक को क्या करती है? जोड़ती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। क्यों क्यों महत्वपूर्ण है कम? तो देखिए, घने आबादी देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, ठीक है? आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट है कि पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है? तो पनामा नहर, ये क्या है हमारी? ये है पनामा नहर, ठीक है? ये पनामा नहर है और ये प्रशांत और किसको किसको, किस महासागर को? तो प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक? अब है पनामा नहर। अब पूछा है पनामा नहर के नॉर्थ में कौन सा शहर है और पनामा नहर के साउथ में कौन सा शहर है, और ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। तो पनामा नहर के जो है नॉर्थ में क्या है? कोलोन है। कौन सा है? तो कोलोन है पनामा नहर के। उत्तरी सिरे का पत्तन क्या है? कोलोन। कोलोन नाम है, आपको याद रखिए, ये प्रश्न पूछा गया है। ये है कोलोन। और दक्षिणी पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन क्या है? तो पनामा ही है। कौन सा है? पनामा ही है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब क्या है? विश्व की, नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? यह स्वेज नहर है। कौन सी है? स्वेज नहर है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी है, स्वेज नहर। अब देख लीजिए, इससे भी संबंधित एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आया कि स्वेज नहर जोड़ती है, यानी कि स्वेज नहर जो है किसको किससे जोड़ती है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको। तो यह स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भाई कैसे याद रखें इतने सारे डेटा, इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रखें? तो ट्रिक से याद रखिए। इसका ट्रिक लीजिए। इसका ट्रिक क्या है? वेरी इजी ट्रिक है कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो लाभू को। ला और भू, लाभू, यानी कि लाभू का मतलब क्या हो गया? लाल सागर से भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? लाभू को। तो स्वेज, स्वेज नहर जोड़ती है। किसको? लाभू को जोड़ती है स्वेज नहर, यानी कि लाल सागर और भूमध्य सागर कभी नहीं भूलेगा, लाभू याद रख लेंगे, स्वेज नहर। तो लाभू किसको? यानी कि लाल सागर से भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्या है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? पहली चीज़ आपको याद रखना है, शिव समुद्रम क्या है? एक नदी द्वीप है, नदी द्वीप है। और कौन सा नदी बनाया है? कावेरी नदी। किस नदी ने बनाई है शिव समुद्रम जलप्रपात? ये शिव समुद्रम जलप्रपात भी है और द्वीप भी है, तो कहाँ पे है? ये कावेरी नदी पे है शिव समुद्रम। हमने शिव की कावेरी, इसका भी याद करने का तरीका क्या है? बस शिव की कावेरी याद रखिए, आपको याद रखने से मतलब है भगवान शिव हैं और कावेरी नदी यानी कि शिव की कावेरी। शिव समुद्रम नदी किसके द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी, शिव की कावेरी, याद रखिएगा हमेशा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से
कितने समुद्री मील तक की दूरी पर है ये, यानी कि जो प्रादेशिक सीमा की बात कर रहा है, तो कितने समुद्री मील तक है? 12। कितने हैं? 12 समुद्री मील तक है। भारत की प्रादेशिक सीमा जो है 12 समुद्री मील तक अवस्थित है। आगे नेक्स्ट क्या है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा? कच्छ है। ये कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। कहाँ पे है? गुजरात में है। एक बार समझते हैं इसको। और ये हमारा क्या हो गया? तो देखिए, ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट और ये हो गया ईस्टर्न घाट। क्या है? ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट हो गया। अब समझते हैं कि ये क्या है हमारा? ये है हमारा गुजरात। क्या है? जी से डिनोट करेंगे, ये गुजरात है। और इसी गुजरात में यहाँ पे क्या है? रन ऑफ कच्छ है, कच्छ है। और इसी जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है यहीं पे कच्छ में। कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा जिला है गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। कितने हैं? 28 राज्य और 8 यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में कितने? तो पहले कितने थे? 29 राज्य थे। कितने थे? 29 राज्य थे। ठीक है, लेकिन और कितने यूटीज थे? 28 राज्य और 8 यूटी। यूटीज भी बढ़ गई थी। कितने? 9 यूटीज हो गई थी। लेकिन दमन दीव किसको? दमन दीव को मर्ज किया गया है। किसके साथ? दमन दीव को मर्ज किया गया है। यहाँ पे दमन दीव है, यहीं पे था ना, यहाँ पे था दमन और दीव। दमन दीव को मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए भारत में कितने? 28 राज्य और 8 यूटीज़। वर्तमान समय में 8 यूटी हैं और 28 राज्य हैं। और हमने आपके पीछे मतलब अभी कुछ दिन हुआ होगा, मैं ये लेक्चर दिया हुआ है कि भारत के सभी राज्यों, राजधानियाँ और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या और उनके जितनी राज्य हैं, राजधानियाँ, क्योंकि राज्य राजधानियों से भी प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो हमने 28 राज्य और 8 यूटीज़ को वहाँ पे कवर किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाएं और उन लेक्चर को देखें। तो क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और अब लेक्चर पे बहुत सारा अपना प्यार लुटाते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।